नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल से सभी चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारे देश भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी 8 चैप्टर का सभी एमसीक्यू एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। यह मैराथन क्लास आप लोगों के लिए दिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया है और यह क्लास 6 एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाया गया है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देने वाली रात कहलाती है। तो पूर्ण चंद्रमा जब नहीं दिखाई देती है तो उस रात को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो रात में चमकने वाली वस्तुएं जो है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नक्षत्र मंडल बिग बियर और सप्तऋषि मंडल है। उत्तर दक्षिण का निर्धारण किस तारे द्वारा किया जाता है? तो उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा के द्वारा करते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल के सहायता लेते हैं? तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम लोग सप्तऋषि मंडल की सहायता लेते हैं। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है उसे वह कहलाते हैं। तो वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। किन ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को क्या कहा जाता है? तो पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को सोल कहा जाता है। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? अगस्त 2006 में। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है?
बौना ग्रह। प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा। ग्लोब पर स्थित वे 2 बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर स्थित 2 बिंदु जो होती है, जो झुकी हुई होती है, उसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को मापा जाता है अंशों में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रमुख यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। प्रमुख यामोत्तर रेखा पृथ्वी को किन 2 समान भागों में विभाजित करती है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों का समय कैसा होगा? आगे होगा।
ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित स्थानों का समय कैसा होगा? पीछे होगा। यदि ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में कोई स्थान है तो वह पीछे होगा और पूरब में है तो वह 5.5 घंटा आगे होगा भारत के अनुसार से, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय रेखा 5.5 घंटा आगे है, पूरब की ओर है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? 4 मिनट में। भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूरब। पृथ्वी के झुके होने का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूरब की देशांतर रेखा पर समय होगा 1 घंटा आगे। दोस्तों यहाँ पूरब की ओर है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री पूरब की ओर होगा तो 1 घंटा आगे होगा। यदि पश्चिम की ओर होता तो 1 घंटा पीछे होता। ग्रीनविच रेखा से 30 डिग्री पश्चिम की देशांतर रेखा का समय होगा 2 घंटा पीछे। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ कि 30 डिग्री पश्चिम है तो पश्चिम में समय माइनस में जाएगा और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा हुआ और 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यदि भारत में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में समय होगा, तो ग्रीनविच में 6:30 AM होगा। मॉर्निंग में 6:30 बजे 6:30 बजता होगा ग्रीनविच में, क्योंकि ग्रीनविच से भारत का समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ हम 12 में से क्या करेंगे? 5.5 घंटा को घटा देंगे, तो 5.5 घंटा घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 मिनट मतलब 6:30 हो जाएगा। तो 6:30 AM, क्योंकि ग्रीनविच में जब भारत में 12 बजेगा तो ग्रीनविच में 6:30 मॉर्निंग का होता होगा 6:30 AM। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। पृथ्वी की घूर्णन गति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? दिन रात पर। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मुख्य प्रभाव है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मुख्य कारण ऋतु परिवर्तन है। देशांतर रेखाओं के मध्य समय का अंतर होता है, तो देशांतर रेखाओं के मध्य समय का अंतर 4 मिनट का होता है। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं या तो 5.5 घंटा आगे हैं। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी
तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। 21 जून को किस ध्रुव पर 6 माह का दिन प्रारंभ होता है? उत्तरी ध्रुव में 21 जून को उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन प्रारंभ होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। बाईस दिसंबर को किस ध्रुव पर 6 माह का दिन प्रारंभ होता है? दक्षिणी ध्रुव में। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कहलाता है कक्षीय समतल। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जब पृथ्वी का एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। जब पृथ्वी का एक गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है तो उस गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद 6 घंटे को मिलाकर एक दिन जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। किस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर अयनांत। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। किस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है? तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती है? 21 मार्च 23 सितंबर को। कब दिन और रात बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। पृथ्वी के घूर्णन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन का मुख्य प्रभाव दिन रात है। पृथ्वी के परिक्रमण का मुख्य प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन। दोस्तों, हमको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की बात की जाए, तो वह दिन रात पर पड़ेगा असर, और पृथ्वी के परिक्रमण की बात की जाए तो यह ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट है। पृथ्वी की परिक्रमण गति किस दिशा
पृथ्वी की परिक्रमण गति की दशा क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति की दिशा पश्चिम से पूरब है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी के परिक्रमण से किसका निर्धारण होता है? ऋतुएं परिवर्तन होती है, इसीलिए ऋतुएं का निर्धारण होता है परिक्रमण से। लीप वर्ष कब आता है? हर 4 साल पर लीप वर्ष होता है। 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में। 21 मार्च को किस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं की शुरुआत होती है? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत होती है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु की शुरुआत होती है? बसंत ऋतु की। पृथ्वी की आकृतियों से संबंधित मानचित्र किस प्रकार के होते हैं? भौतिक मानचित्र होते हैं। राज्य और नगरों, शहरों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं राजनीतिक मानचित्र। विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के घटक कितने होते हैं? 3। मानचित्र में दर्शाई जाने वाली 4 प्रमुख दिशाएं कहलाती है प्रधान दिक्बिंदु कहलाती है। मानचित्र में दिखाए जाने वाले प्रतीकों को कहा जाता है रूढ़ प्रतीक। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नीले रंग का प्रयोग मानचित्र में जलाशय के लिए किया जाता है। मानचित्र में भूरा रंग दर्शाता है पर्वत को दर्शाता है। मानचित्र में पीला और हरा रंग दर्शाता है। दोस्तों, पीला रंग पठार को दर्शाता है, हरा रंग मैदान को दर्शाता है। कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है कहलाता है रेखा चित्र। एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है खाका। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर जाने पर घनत्व क्या परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में ऊपर जाने पर घनत्व में परिवर्तन होता है कि वह कम होता है या तो घटता है। तो कम होना या घटना। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल पाया जाता है क्या कहलाता है? तो जहां पृथ्वी का भाग जिसमें जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त समुद्र तल से कितना गहरा है? 11,022 मीटर। भारत का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा तेंजिंग नार्गो। विश्व की पहली महिला जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा जुंगो तेवई।
भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, बछेंद्री पाल। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया का क्षेत्रफल कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 1/3। एशिया का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है? कर्क रेखा। यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया होता है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। वह महाद्वीप जिससे कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सी संधि है? पनामा स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा स्थल संधि है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका पर भारत के 2 शोध संस्थान कौन से हैं? तो अंटार्कटिका पर भारत के 2 शोध संस्थान हैं जिसे मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं। विश्व में कितने महासागर है? 5। सभी महासागर को क्रम से बताइए। तो पहला महासागर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है और आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर किस देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर भारत के नाम पर रखा गया है। वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? 5 परतों में। वायुमंडल कितना किलोमीटर ऊंचा फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल की 2 प्रधान गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की 2 प्रधान गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो घनत्व कम होता है या तो घट जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? तो एशिया यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वत है। छह 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग क्या कहलाते हैं? पर्वत। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को हम पर्वत कहते हैं। स्थल रूप का निर्माण किस 2 प्रक्रियाओं से होता है? आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया से होता है। पृथ्वी की सतह टूटकर गिर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। अपरदन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? खिसक कर नीचे हो जाती है। पृथ्वी के स्थल रूप की पुनः निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण।
एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है एशिया की, और यूरोप की आल्प्स है, और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भारत में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन से है? माउंट किलिमंजारो और फुजियामा है। पर्वतों में प्रचलित खेल कौन से हैं? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और खीर शिफ्टिंग और स्कीइंग है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और सीर शिफ्टिंग, स्कीइंग है जो पर्वतों में खेल खेले जाते हैं। भारत में स्थित पुराना पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। भारत के छोटा नागपुर पठार से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो भारत के छोटा नागपुर पठार से लोहा, कोयला, मैग्नीज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार कौन सा जलप्रपात है? तो छोटा नागपुर पठार पर हुंड्रू का जलप्रपात है। जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थान क्या कहलाता है? तो मैदान कहलाता है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो यांगत्से नदी चीन में बहती है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लद्दाख से कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। अमेरिका में कितनी मानक समय रेखा है? 7। कनाडा में कितनी मानक समय रेखा है? 6। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 पूरब से 97.25 पूर्वी देशांतर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? 82-30 डिग्री पूरब या 82.5 डिग्री पूरब। हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है, वह है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। परवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल क्या कहलाते हैं? पॉलिप कहलाते हैं। पॉलिप। परवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल को हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। और हमारा लक्षद्वीप जो है वह परवाल भित्ति से या मूंगे चट्टान से बना है। पूरब की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? महानदी, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि शब्द का अर्थ क्या है? तो परि शब्द का अर्थ चारों ओर से है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण कौन से हैं? सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग मानव निर्मित है। इनको मानव ने तैयार किया है। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है? पर्यावरण। पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवन को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। मानव निर्मित मंडल के अंतर्गत क्या आता है? स्मारक, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, इमारतें। मानव पर्यावरण के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है? वन, कृषि, मानव बस्तियां के लिए भूमि। जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखता है। जैव मंडल किससे बनता है? पौधे और जीव जंतु से। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु का आदान प्रदान। मानव निर्मित पर्यावरण का स्थल घटक क्या है? सड़क। पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। जैव मंडल क्या है? स्थल मंडल, जल, वायु, संकीर्ण क्षेत्र जहां पारस्परिक क्रिया होती है जैव मंडल कहलाती है। जैव मंडल क्या है? जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। आवरण शब्द का अर्थ क्या है? घेरे या ढके हुए क्षेत्र। पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित मंडल के घटक कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्मारक, सड़क, उद्योग। मानव पर्यावरण में कौन सा सामाजिक घटक है? तो व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मानव पर्यावरण के सामाजिक घटक के में आते हैं। पारितंत्र में जीवधारी आपस में किसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं? भौतिक और रासायनिक कारक और अन्य जीवों के साथ क्रिया करते हैं। वायुमंडल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर थामे रखता है। जलमंडल के अंतर्गत क्या आता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर जलमंडल के अंतर्गत है। पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र
जहाँ स्थल और जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण कौन से हैं? सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग। पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जीवन को संभव बनाने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक भूगोल को हमने पूरा समाप्त कर दिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 7 का मैराथन लेकर। धन्यवाद।